हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, उसका यूज क्या है, उसको बनाते कैसे है, ठीक है। ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल संडे है, कल हम 6 बजे लाइव करेंगे, ठीक है। आप लाइव में जरूर आना। मैं आपको नोट्स के बारे में बताऊंगा, फिजिक्स के सारे चैप्टर्स की, ठीक है। तो आप वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो लिंक भी आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो कल शाम को 6 बजे लाइव जरूर रहेगा, ठीक है। तो आज का चैप्टर टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है कैपेसिटर, ठीक है। उसका यूज क्या है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, ठीक है। एक छोटा सा सिंपल सा डिवाइस है विच कैन स्टोर द चार्ज इन इट। वो अपने अंदर क्या कर सकता है, चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये जरूरत क्यों है हमें चार्ज स्टोर करने की। जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे घर तक आ रहा है तब तक हमारे सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई चला जाता है हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तब हम सोचते हैं कि कोई ऐसा सोर्स या फिर एक स्टोर होता है, जैसे हम घर में फूड स्टोर कर सकते हैं, गेहूँ आटा चावल वगैरह स्टोर कर सकते हैं, जब जरूरत लगती है तब निकालते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो स्टोर नहीं कर सकते थे। तो वो डिवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई हमें कि ऐसा कुछ डिवाइस बने जो अपने अंदर क्या कर सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर सके। तो फिर हमें जब भी लगेगा चार्ज, हम उस चार्ज को निकाल लेंगे, मतलब उसको करंट में कन्वर्ट कर देंगे और यूज कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास बैटरीज है, हमारे पास सेल्स है, लेकिन वो स्टोरेज नहीं है, ठीक है। एक बात समझना होगा आपको कि जो बैटरी है, जो सेल्स है, उसको हम चार्ज स्टोरेज नहीं बोल सकते, क्योंकि बैटरी और सेल्स उनके अंदर क्या है, केमिकल्स होते हैं, केमिकल एनर्जी होती है। और जब रिएक्शन होता है तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाता है। उनको हम चार्ज का स्टोरेज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चार्ज का स्टोरेज जो होता है वो क्या होता है, आपका कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है। ये आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें आपको क्या करना है, इस कंडक्टर पे आपको चार्जेस स्टोर करना है, ठीक है। अगर आपको कैपेसिटेंस और कैपेसिटर ढंग से समझना है तो अभी जो करेंगे हम एक बाल्टी के साथ में इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस बाल्टी के साथ में अपन इसको कंपेयर करेंगे। देखना क्या है हम क्या करते हैं, इस प्लेट पे चलो चार्ज दे देते हैं। कितना चार्ज दे देते हैं, इतना चार्ज हमने दे दिया। तो जैसे ही हम उस पर चार्ज देते हैं, जैसे ही इस प्लेट पे हम चार्ज डालने लग जाते हैं, तो चार्ज को हम वॉल्यूम में डालना चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम है जो भी चार्ज हम देते हैं कंडक्टर को, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं बैठता है। चार्ज कहाँ पे आ जाता है, चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है। तो धीरे धीरे सरफेस की जगह क्या होती जाएगी, चार्ज से बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएगा इस प्लेट की एक और चीज है जो बढ़ती जाएगी, और वो चीज है पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको मालूम है, V = Q/4πε0r। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे वहां का पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जो चार्ज है उसको वाटर से कंपेयर करते हैं, और जो पोटेंशियल है उसको हम क्या कंपेयर करते हैं, किसके साथ में, हाइट के साथ में। तो एनालॉजी समझो, जैसे ही यहाँ से पानी अंदर आएगा धीरे धीरे पानी भरता जाएगा, हम चार्ज मतलब पानी भर रहे हैं। पानी जैसे जैसे बढ़ती जाएगा वैसे वैसे उस बकेट की क्या होती जाएगी, बकेट की हाइट बढ़ती जाएगी। अभी हमने यहाँ पे कुछ लीटर पानी भरा है तो इस बकेट की कुछ तो हाइट रीच हो चुकी है। यहाँ पे क्या है, कुछ चार्ज हमने भरा है तो इसके पास कुछ वोल्टेज आ चुका है, कुछ पोटेंशियल आ चुका है। तो हम बोल रहे हैं कि कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है। तो ये कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको कुछ लिमिट है या वो इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकता है। तो देखो, चार्ज स्टोर करने के लिए क्या है, उसके लिमिटेशंस है, ठीक है। ये जो कंडक्टर है वो अपने अंदर कुछ लिमिटेड चार्ज स्टोर कर सकता है। वो कैसे, इसके साथ में हम कंपेयर करेंगे और इलेक्ट्रिकली भी उसको देखेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा उसका सरफेस एरिया लेते जाएगा चार्ज, ठीक है। चार्ज को हम वॉल्यूम में डालेंगे, लेकिन वो चार्ज किसके कहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। धीरे धीरे सरफेस पे हमारे क्या आ गए, चार्जेस आ गए। जैसे जैसे चार्जेस बढ़ेंगे
वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे यहाँ पे चार्जेस बढ़े, पानी बढ़ा, वैसे वैसे क्या बढ़ी, वापस उसकी हाइट बढ़ी। एक वक्त आएगा जब हमारा बाल्टी में पूरा पानी यहाँ तक भर जाएगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये बाल्टी उसके अंदर और पानी भरे, इसके साथ कम कर दो। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हाइट है ये हाइट पूरी भर गई, ठीक है, ये हाइट पूरी रीच हो गई। वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, इस प्लेट पे एक पर्टिकुलर पोटेंशियल रीच हो जाएगा कि उस पोटेंशियल के ऊपर हम पोटेंशियल नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। हम यहाँ पे कितने भी चार्जेस डाले वो चार्ज क्या हो जाएगा, वो चार्ज लीक हो जाएगा। यहाँ पे हम कितना भी और पानी डाल दे वो पानी क्या हो जाएगा, वो पानी ओवरफ्लो। इसको बोलते हैं वाटर का ओवरफ्लो, इसको बोलते हैं चार्ज लीक हो जाना। अब ये चार्ज लीक कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, थोड़ा थियरी है लेकिन आपको समझना होगा। मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी है, इसके आजू बाजू क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये है एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वॉल्यूम में चार्जेस बढ़ रहे हैं, लेकिन चार्जेस धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, चार्जेस हमारे सरफेस पे आते हैं। जैसे जैसे इस पे हम चार्जेस ऐड करते जाएंगे, इसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा इस फॉर्मूले की वजह से। जैसे जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड होते हैं और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम है, Q/4πε0r²। फिर से जैसे जैसे चार्जेस ऐड होंगे हमारे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही काम है, फोर्स लगाना। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही काम है, फोर्स लगाना, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव चार्ज। इसके आजू बाजू चारों तरफ क्या बन चुकी है, फील्ड बन चुकी है। फील्ड, इसके अंदर चार्जेस है नहीं, इसके अंदर चार्जेस है नहीं, तो फील्ड क्या करती है, जो नियर बाय चार्जेस है उस पर रिपल्शन का फोर्स लगाना चाहती है, और उसी के साथ ये जो एयर है उसको अपने तरफ खींचना चाहती है, ठीक है। ये इधर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक एयर क्या हो गई, ऑटोमेटिक इंडक्शन की वजह से एयर निगेटिव हो जाती है। तो एयर के अंदर मान लो कुछ निगेटिव है, ठीक है, लेकिन ये चार्जेस की संख्या अभी बहुत कम है, ये चार्जेस की संख्या यहाँ पे बहुत कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी क्या है, वीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एयर मॉलिक्यूल को खींच नहीं सकती है अभी तक, ठीक है। ये एयर मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन एयर मॉलिक्यूल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, अवे, कैसी होती है, अवे। और ये एयर के पास जो निगेटिव होगा उस निगेटिव को खींचने का ट्राई करेगी, ठीक है। लेकिन अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं बनी है, ठीक है। तो जो फोर्सेस खेलते रहेंगे वो रिपल्शन के एक दूसरे के अंदर फोर्सेस खेलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हम और ऐड करते रहेंगे, धीरे धीरे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, धीरे धीरे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। चार्जेस जैसे भी ऐड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और हमारा वोल्टेज भी बढ़ते जाएगा। वैसे ही जैसे पानी डालते जाओ हाइट बढ़ते जाएगा, चार्जेस डालते जाओ पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। एक टाइम आ जाएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये जो आजू बाजू का जो एयर है, एयर क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है। एयर इंसुलेटर है इसलिए वो अपने जो निगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसको जल्दी इससे टूटने नहीं देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर चार्ज का जो वैल्यू है वो भरने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो क्या करता है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इस एयर को तोड़ देता है, इस एयर का एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ में कंबाइन हो जाता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ में कंबाइन हुआ क्या होता है, एक चार्ज कम हो गया। मान लो ये वापस हम समझते हैं मैथमेटिकली, मान लो मेरे चार्ज भरा 100 कूलम, ठीक है, इसकी वजह से हमारा वोल्टेज रीच हो गया 100 वोल्ट, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है। हमें और भरना है, मान लो 1000 कूलम भर दिया, उस टाइम पे वोल्टेज रीच हो गया मान लो 1000 वोल्ट। ये वोल्टेज इतना बड़ा हो जाएगा, अभी इस वोल्टेज की वजह से फील्ड भी इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये एयर का एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है।
अभी एयर का मान लो अभी मैंने एक और चार्ज उसमें भर दिया 1001 कूलम 1001 कूलम। जैसे ही 1001 कूलम मैंने डाला, एक एक्स्ट्रा चार्ज डाला, चार्ज डालने की वजह से पोटेंशियल भी बढ़ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई यहाँ की इस एयर मॉलिक्यूल को उसने तोड़ दिया। एयर मॉलिक्यूल को तोड़ के इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो यहाँ पे था पहले पॉजिटिव पूरा, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चार्ज डालने की वजह से यहाँ से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन टूट गया। तो एक इलेक्ट्रॉन टूट के इसके साथ में क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। हमने चार्ज कितना कर दिया था 1001 कूलम, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से फील्ड बढ़ी, फोर्स बढ़ा, अट्रैक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन इसके साथ में मिक्स हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में मिक्स हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव को कम कर दिया। मतलब 1000 था 1001 करा हमने, तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचा गया। एक इलेक्ट्रॉन खींचा गया मतलब कौन सा चार्ज ऐड हो गया, वापस माइनस चार्ज। वापस कितना हो जाएगा आपका 1000 कूलम, और वापस चार्ज 1000 कूलम होने की वजह से हमारा फाइनली वोल्टेज भी कितना हो गया 1000। जब 1001 था तो कुछ टाइम के लिए, कुछ माइक्रोसेकंड के लिए कितना हो गया था वोल्टेज, 1001 वोल्टेज। तो हम एक्स्ट्रा चार्ज डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डाल भी दिया, लेकिन क्या हो गया, बाहर की एयर का इलेक्ट्रॉन आके इस एक्स्ट्रा चार्ज जो पॉजिटिव आया था उसको एक नेगेटिव ने इधर ऐड होके क्या कर दिया, वैनिश कर दिया। वापस जो 1000 का 1001 हुआ था वो वापस एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से 1000 हो गया। ऐसे आप एक्स्ट्रा डालते जाओ, ऐसे इधर से इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे एयर से, एयर डाइलेक्ट्रिक है तो एयर से इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे। 5 पॉजिटिव डालने की कोशिश करी, 5 एयर के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर वोल्टेज, एक पर्टिकुलर फील्ड रीच होने के बाद आजू बाजू की जो एयर है, इस एयर मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, इस एयर मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन हो जाता है। ये एयर मॉलिक्यूल आयंस में बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये एयर मॉलिक्यूल क्या हो गया, इधर का पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव क्या करेगा, इधर के पॉजिटिव को रिपेल करने का काम करेगा। इधर का और हम पॉजिटिव इसमें भर नहीं सकते। तो चार्ज भरने के लिए क्या है, कुछ तो लिमिट है, चार्ज भरने के लिए कुछ तो लिमिट है। बाल्टी भरने का जैसे कुछ लिमिट है, डालते जाओ ओवरफ्लो होते जाएगा। वैसे ही चार्जेस डालते जाओ क्या होते जाएगा, लीक होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी फील्ड की वैल्यू, ये चार्जेस डालने पे फील्ड बढ़ती है, तो ऐसी फील्ड जब क्या हो जाता है, आयनाइजेशन ऑफ एयर स्टार्ट हो जाता है, और एयर क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, तो ऐसी फील्ड की वैल्यू, जिस वैल्यू पे डाइलेक्ट्रिक का आयनाइजेशन हो जाता है, उस फील्ड की वैल्यू को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बढ़ाने पे टूटा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे ये डाइलेक्ट्रिक टूटा। तो डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड सहन की टूटने से पहले, वो होती है उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्ट्रेंथ। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में गिनी जाती है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हम गिनते हैं वोल्ट पर मीटर में, ठीक है। तो इसको आप बाल्टी का एग्जांपल देके एकदम ढंग से समझ सकते हो कि हर एक कंडक्टर ही अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन कंडक्टर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी के ऊपर कंडक्टर अपने अंदर चार्ज स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर अपने अंदर चार्ज कैसे स्टोर करता है, और एक पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू रीच होने के बाद वो अभी एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक का आयोनाइजेशन स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला, ठीक है। जब हम सिंगल प्लेट यूज करते हैं तो उसके अंदर हम कितने चार्ज स्टोर कर सकते हैं, और उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होता है, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर देखते हैं आगे। चलो दोस्तों, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है किसकी, एक डिवाइस की, जिस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टेंस ये प्रॉपर्टी है और रेजिस्टर ये क्या है, डिवाइस है। उसी तरह से कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, ठीक है। देखो हमको मालूम है जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ता है, उस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ता है। तो हमको समझ में आ गया, एज चार्ज इंक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो मैथमेटिकली चार्ज
और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, वो कांस्टेंट होता है C इंटू V। तो इससे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा अपना Q अपॉन V, Q अपॉन V। तो कैपेसिटेंस ये जो C है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने यूज करा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो मतलब क्या है, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो कांस्टेंट होता है, हम बढ़ा नहीं सकते हैं। दुकान में जब कैपेसिटर लेने जाते हो तो आप बोलते हो उसको कि 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर चाहिए, 47 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर चाहिए, ये वैल्यू हमें मालूम होती है। तो कैपेसिटर की एक वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि क्या है, वो कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, ये होता है कूलम चार्ज और ये होता है कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट बार बार नहीं बोलेंगे हम, बहुत बार इसको यूज करते हैं। कैपेसिटर का हमने एलसी ऑसिलेशन में यूज देखा है, ट्यूनिंग सर्किट के लिए यूज होता है। उसके बाद में रेक्टिफायर जब देखा था, तो रेक्टिफायर के अंदर फिल्टर करने के लिए, ठीक है, रेक्टिफायर के अंदर फिल्टर करने के लिए, और भी इसके कैपेसिटर के बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। तो बहुत बार कैपेसिटर करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा यूनिट बोला है हमने, फैरेड, ठीक है। कूलम पर वोल्ट ध्यान में रखने के लिए भी थोड़ा ये जाएगा, फैरेड क्या, फैरेड एक साइंटिस्ट था, उसके नाम की वजह से अपन ने कैपेसिटर का यूनिट फैरेड रख लिया है, ठीक है। बाद में कैपेसिटर के डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या हम, तो डायमेंशन भी फॉर्मूले पे जाओ, डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, डायमेंशंस ऑफ चार्ज अपॉन डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल। अभी डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक काम करते हैं, फिर पोटेंशियल का मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, चार्ज अपॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसकी वजह से क्या होगा, C का और एक फॉर्मूला मिल जाएगा हमको, C इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन W मतलब वर्क। तो Q इसका जब डायमेंशन लिखेंगे, C का जब डायमेंशन लिखेंगे, Q का डायमेंशन मालूम है हमको, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। डायमेंशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, करंट को मैं A से लिखता हूँ, ठीक है, और टाइम है T। तो ये यहाँ पे Q स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, AT का स्क्वायर अपॉन वर्क के डायमेंशन मालूम होने चाहिए, L1 सॉरी ये तो फोर्स का है, L2 M1 T-2। बस बाकी को ऊपर खींच दो, क्या आ जाएगा, L ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, M ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये क्या है ऊपर का, A2। देखो यहाँ पे T2 है और यहाँ पे T⁻² है। T जब ऊपर जाएगा ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो पहले ही 2 है और 2 कितना आएगा, T4। ये आ जाएगा आपका कैपेसिटेंस का या फिर कैपेसिटर का डायमेंशंस, ठीक है। ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला ध्यान में रखो, फॉर्मूला से आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 1 फैरेड की डेफिनेशन आप कैसे बना सकते हो, सिंपल, ये फॉर्मूला नीचे उतार लो। ये 1 कब मिलेगा आपको, जब आपका चार्ज होगा 1 कूलम और वोल्टेज कितना होगा 1 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस कितना होगा 1 फैरेड, कब, जब आप 1 कूलम चार्ज उस कंडक्टर पे डालोगे और उस 1 कूलम चार्ज की वजह से आपका पोटेंशियल, जो कंडक्टर का पोटेंशियल है, वो 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उस कैपेसिटर का या फिर उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है, 1 फैरेड है। तो वो डेफिनेशन कैसे बनेगी, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड when 1 coulomb of charge stored in it increases its potential कितने वोल्ट से, बाय 1 वोल्ट से। 1 कूलम चार्ज हमने उस कैपेसिटर में ऐड करा, तो उसकी वजह से उस कैपेसिटर का या फिर उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ गया, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 1 फैरेड है, ठीक है। फैरेड जो है वो फैरेड बड़ा यूनिट है, फैरेड जो है वो बड़ा यूनिट है एक्चुअली, इसलिए हम कैपेसिटर को जो है फैरेड में नहीं मेजर करते, उसके छोटे हिस्से में।
सबसे अच्छा यूनिट जो है वो बार बार यूज करेंगे वो होता है माइक्रोफैरेड, वो होता है माइक्रोफैरेड। और 1 माइक्रोफैरेड होता है 10⁻⁶ फैरेड। उसके बाद में कम बार यूज करेंगे लेकिन करेंगे कभी ना कभी, वो होता है नैनो फैरेड, और नैनो फैरेड होता है 10⁻⁹ फैरेड। और इसके बाद ज्यादा यूज में आने वाला जो यूनिट है वो है पिको फैरेड। तो 1 पिको फैरेड होगा 10⁻12 फैरेड। ठीक है, ये कन्वर्शंस आपको याद होने चाहिए और याद है भी आपको। माइक्रो मतलब 10⁻⁶, नैनो मतलब 10⁻⁹, पिको मतलब 10⁻12। तो ऐसे यूनिट्स क्या कर सकते हैं हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में भी। आपको कैपेसिटर ज्यादा बार पिको फैरेड में या फिर माइक्रो फैरेड में भी पूछा जाता है। तो ये है कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कैपेसिटर की और भी डेफिनेशन बनाएंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इतने ध्यान में रखो। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर आप कैसे बढ़ा सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि अगर हम सिर्फ एक कंडक्टर की प्लेट लेते हैं तो उस पर कितना कैपेसिटेंस आएगा, कितना चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी आएंगी, और उसके बाद हम कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि और भी ज्यादा चार्ज हम क्या कर सके उसमें स्टोर कर सके। मान लो ये कोई कंडक्टर है ऐसा, इस पे हम क्या कर रहे हैं, चार्जेस भर रहे हैं, ये भर दिए। इसके बाद भी क्या होगा आपको सारा मालूम है। ठीक है, कुछ देर बाद इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल ऐसा बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बढ़ेगी, आजू बाजू की एयर आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, चार्ज लीक होते जाएगा। तो एक पर्टिकुलर चार्ज हमने इस पे भर दिया क्यू, कुछ तो पर्टिकुलर चार्ज हमने इस पे भर दिया क्यू, और क्यू जितनी चार्ज की वजह से वी जितना वोल्टेज यहाँ पे आ गया, और वी जितना वोल्टेज आने के बाद हम इस पे और चार्ज ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में पहली प्लेट का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना होता है, सिंपल Q/V। और अभी इसमें ज्यादा हम चार्ज ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कुछ तो वैल्यू रीच हो चुकी है, पोटेंशियल कुछ उसके पर्टिकुलर वैल्यू पे रीच हो गया है। वो जो है बाल्टी भर चुकी है, हाइट पूरी खत्म हो चुकी है, मतलब पोटेंशियल पूरा भर चुका है। ठीक है, पूरा रीच हो चुका है पोटेंशियल। अभी जितना भी पानी डालोगे ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें और भी चार्जेस भरने हैं। और भी चार्जेस भरने हैं। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि मैं पानी डालता जाऊं लेकिन बाल्टी की हाइट ना बढ़े, मैं पानी डालता जाऊं लेकिन जो बकेट है उसकी हाइट ना बढ़े। मतलब क्या, मैं चार्ज भरता जाऊं लेकिन पोटेंशियल ना बढ़े। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हम अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए एक एकदम सिंपल सी अरेंजमेंट है। क्या करो, ऐसी ही एक आइडेंटिकल प्लेट लेके आओ यहाँ पे, जो चार्जलेस है, उस पर कोई चार्ज है नहीं। ठीक है, जब वो दूर थी, लेकिन जैसे ही ये प्लेट आ जाती है एकदम आइडेंटिकल, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, एयर, इलेक्ट्रिक है, और हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा है। क्या होगा, दूसरी जैसी भी आएगी इसके अंदर इंडक्शन होगा। इसके अंदर क्या होगा, इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल है, डाइलेक्ट्रिक है पूरा। इसके अंदर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, वगैरह वगैरह पढ़ा है हमने। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, और इसके इनर साइड पे, इसके नियर साइड पे, अंदर के साइड पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और वापस इंडक्शन की वजह से इधर के साइड पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, प्लस। अभी ध्यान रखना, ये जो पहले प्लेट के चार्जेस है इनकी वजह से पोटेंशियल कितना रीच हो चुका है, V। पोटेंशियल का फॉर्मूला है Q/4πε0R। ये इसकी कुछ वैल्यू है Q। ठीक है, डाल दे। अभी ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा है, पॉजिटिव। अभी कुछ डिस्टेंस दूरी पे, ये डिस्टेंस D है, मान लो D इतना डिस्टेंस पे ये दूसरी प्लेट है जिसपे क्या है, उतने ही निगेटिव चार्जेस है। तो इन निगेटिव चार्जेस की वजह से इस डिस्टेंस पे R है ना फॉर्मूला में, ठीक है, तो R इतने डिस्टेंस पे ये निगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, अपना पोटेंशियल बनाएंगे। लेकिन चार्जेस अगर निगेटिव है तो पोटेंशियल निगेटिव बनेगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्जेस ने जो पोटेंशियल बनाया है उससे कम होगा, क्योंकि क्या है, ये चार्जेस थोड़े से दूर है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है इसकी वजह से जो इंड्यूस चार्ज होते हैं उनकी जो नंबरिंग है वो थोड़ी कम भी हो सकती है।
इक्वल रही तो भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल घटाएगा। ये क्या है, निगेटिव चार्ज जो है एक निगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, और निगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे बनेगा, और डिस्टेंस दूर होने के कारण थोड़ा सा दूर है, तो वो पोटेंशियल कितना बनेगा, V1 बनेगा, -V1, ठीक है। लेकिन हमें बाद में और सोचता है कि ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा। मतलब देखो क्या हो रहा है, इसको मैं V1 बोलता हूँ, इसको V2 बोलता हूँ। पहले है हमारा V, ठीक है, उसके बाद में ये -V1, ये माइनस चार्जेस की वजह से यहाँ पे -V1 इतना पोटेंशियल बनेगा, और ये जो है ये वाले पॉजिटिव वाले +V2 इतना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है, ये जो बाहर के चार्जेस है, ये बाहर के चार्जेस लूजली बाउंड है। अभी लूजली बाउंड क्यों है, क्योंकि वो पहली बात प्लेट के इधर के साइड है, प्लेट के इधर के साइड है। उसके बाद ये जो है निगेटिव चार्जेस और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है, कम होता है। और इसके बीच में रिपल्शन के कारण और लूजली बाउंड होने के कारण इसका जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल बहुत ही कम होता है। तो पहला पोटेंशियल, उसमें से ज्यादा पोटेंशियल माइनस होगा और थोड़ा सा पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पोटेंशियल आया, तो इतना पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाता, अभी क्या हो जाएगा, V इज नाउ लेस। अभी वोल्टेज कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया, मतलब बाल्टी पे देखो हाइट रीच हो चुकी थी। अभी क्या हो जाएगा, ये जो है इस सेकंड प्लेट की वजह से हाइट कम हो जाएगी, अभी हाइट यहाँ तक आ जाएगी, अभी और जगह मिलेगी और पानी हम स्टोर कर सकते हैं। तो V कम हो गया, इसका मतलब क्या है, और चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि C कांस्टेंट होता है। तो ये कम हो गया, ठीक है, पोटेंशियल कम हो गया, तो पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो वापस चार्ज स्टोर कर जाएंगे जब तक वापस कुछ वैल्यू रीच नहीं होती है, ठीक है। और हम बढ़ा सकते हैं, कैसे, ये जो प्लेट है, इसका जो ये साइड है, इसको अर्थ कर दो। अर्थ कर दो मतलब क्या, अर्थ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इनको इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये पॉजिटिव खींचा चला जाएगा, पॉजिटिव यहाँ से हट गया, पॉजिटिव यहाँ से हट गया, तो पॉजिटिव यहाँ से हट गया, तो ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बना हुआ ये जो था वोल्टेज, वो भी हट गया, पोटेंशियल भी हट गया। तो अभी क्या है, लेस रहेगा, तो नया पोटेंशियल क्या बनेगा, V माइनस V1। तो नया कैपेसिटेंस क्या बनेगा, Q अपॉन V माइनस V1। V1 जितनी हाइट कम होगी, V1 जितनी हाइट कम होगी, तो और हम पानी भर सकते हैं, और हम इसमें क्या भर सकते हैं, चार्जेस भर सकते हैं। तो इस तरह से पोटेंशियल कम हुआ, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद ही एयर का आयनाइजेशन स्टार्ट होता है। अभी पोटेंशियल कम हो गया, तो एयर का आयनाइजेशन रुक जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, और उसमें चार्ज डाल सकते हो, और अब उसमें चार्ज अपन पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस या फिर इस कंडक्टर प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, कैसे, एक और आइडेंटिकल प्लेट लेके आओ, एक और आइडेंटिकल प्लेट लेके आओ, और उस प्लेट का जो बाहर का एंड है या फिर बाहर का साइड है, उसको अर्थ कर दो। आपका इस सिंगल कंडक्टर प्लेट का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट वेयर two identical conductor are placed near each other, ठीक है, and charge is given to one plate and outer side of other plate, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे other plate is connected to earth, is connected to earth. This arrangement of the identical conductors is called as capacitor, is called as capacitor. ये जब अकेला कंडक्टर था तो ये सिर्फ कंडक्टर है, दूसरी प्लेट की वजह से कुछ तो अरेंजमेंट बन गई, दूसरी कुछ प्लेट की वजह से कुछ अरेंजमेंट बन गई, उस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोल देते हैं। तो अरेंजमेंट वेयर टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, ठीक है, चार्ज इज गिवन टू द वन प्लेट, चार्ज इज गिवन टू द वन प्लेट, दूसरे पे इंडक्शन की वजह से आ जाएंगे, एंड
द अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू अर्थ। ये वाली जो अरेंजमेंट है, ये वाली अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का, वो किस पे डिपेंड करता है? शेप पे एंड डायमेंशंस पे। ठीक है, अगर ज्यादा एरिया रहा, अगर ज्यादा सरफेस एरिया ऑफर करने वाला शेप रहा, तो ज्यादा सरफेस एरिया जब रहेगा तो ज्यादा सरफेस पे हम चार्ज डाल सकते हैं। ठीक है, बड़ा रहेगा तो ज्यादा चार्जेस डाल सकते हैं। कैपेसिटर की साइज जैसी जैसी बढ़ती जाएंगी उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती जाएंगी। बाकी किसी चीज पे हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पे? उन कंडक्टर के, ये जो दो कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं इनके शेप और इनके डायमेंशंस पे हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा कि एक कंडक्टर प्लेट जो थी उसका कैपेसिटेंस पहले कम था, दूसरी प्लेट लाके उसको अर्थ कर दिया, बस कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देखते हैं कैपेसिटर के टाइप्स और उनका अरेंजमेंट इन सीरीज एंड पैरेलल। चलिए दोस्तों, टाइप्स देखते हैं। अभी जो टाइप हमने देखा उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या थी? दो कंडक्टिंग प्लेट्स थी, एक पे चार्ज था, दूसरे पे क्या था? अर्थ किया था। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव था लेकिन ये अर्थिंग की वजह से क्या हो गया? वो निकल गया। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अभी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे बनता है? तो एकदम सिंपल, दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स आपको लेने होंगे, दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स आपको लेने होंगे। ये है पहला, ये सेंटर है, और ये है दूसरा। ड्राइंग थोड़ी खराब है मेरी, ये है दूसरा। ठीक है, इतना नहीं, ये है दूसरा। अभी हम क्या करेंगे? अंदर की कैपेसिटर पे, अंदर के जो सिलेंडर है उस पे चार्ज डाल देंगे, उस पे क्या डाल देंगे? चार्ज डाल देंगे। तो अपने आप बाहर का जो कैपेसिटर है, ये जो बाहर का सिलेंडर है, उसके अंदर के साइड पे, उसके अंदर के साइड पे क्या आ जाएगा? उसके अंदर के साइड पे निगेटिव आते जाएगा। ठीक है, और ये जो बाहर की साइड है, बाहर के साइड पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे? फिर इसको अर्थ कर देंगे ताकि पॉजिटिव ग्राउंड में चले जाए। ठीक है, तो ये है इस तरह से हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। उसके बाद में आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ज्यादातर ये यूज होता है सिलेंड्रिकल। छोटा सा स्फीयर लेंगे और इसके बाहर और एक बड़ा स्फीयर लेंगे। ठीक है, तो इसके आउटर सरफेस पे हम कौन सा चार्ज दे देंगे? जिसको हमको चार्जिंग करनी है वो चार्ज हमने इस पे डाल दिया। तो ये जो बाहर का है स्फीयर, उसके अंदर के सरफेस पे क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज आ गया, और बाहर के सरफेस पे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे, लेकिन ये बाहर का हम क्या कर देंगे? बाहर के इसको अर्थ कर देंगे, तो बाहर का पॉजिटिव निकल देगा और अंदर का पोटेंशियल कम हो जाएगा, पार्टी की हाइट कम हो जाएंगी, चार्जेस बढ़ सकते हैं। तो ये थे कैपेसिटर के टाइप्स। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखा है। ठीक है, सीरीज में जब होता है रेजिस्टेंस, तब सारे रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाता था। पैरेलल में क्या था? 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 चलता रहता था। कैपेसिटर में वैसा ही कुछ होगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। सीरीज का पैरेलल साइड चल जाएगा, पैरेलल का सीरीज साइड। चलिए हम क्या करते हैं? कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा देते हैं। ये पहला सीरीज में लगाते हैं, और ये दूसरा। ठीक है, और इसको कुछ एक वोल्टेज पे लगा देते हैं, ऐसा। ये प्लस है, ये माइनस है। अभी कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते कैसे हैं? तो हमको मालूम है कैपेसिटर के एक प्लेट पे कौन सा होता है? पॉजिटिव, तो दूसरी साइड में ऑटोमेटिक निगेटिव। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, वैसे ही। तो कैपेसिटर सीरीज में है, ये कैसे? द नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ फर्स्ट एंड सो ऑन, चेन फॉर्म हो जाता है। इसको बोलते हैं सीरीज। मान लो पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2, और तीसरे का है C3। अभी सीरीज और पैरेलल के बारे में हमको मालूम है, जब कोई भी डिवाइस सीरीज में कनेक्ट होता है तो उसके अंदर से जाने वाला करंट सेम होता है। ठीक है, लेकिन उसके अक्रॉस का वोल्टेज मतलब पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं होगा।
ये C1 C2 और C3 में से जाने वाला करंट, अभी C1 C2 C3 में से जाने वाला करंट मतलब क्या, इस पे जाने वाला चार्ज, इस पे जाने वाला चार्ज, इस पे जाने वाला चार्ज सेम होगा, लेकिन ये जो वोल्टेज है ये तीनों में क्या रहेगा, तीनों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज सेम है हर एक के अंदर का, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, हर एक का डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट है उसको लेते हैं। पहला जो कैपेसिटर है C1, उसके अंदर पोटेंशियल कितना आ जाएगा। ठीक है, तो हमको मालूम है Q अपॉन V1, ये C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो C1 इज इक्वल टू क्या, करंट कांस्टेंट मतलब चार्ज कांस्टेंट, लेकिन वोल्टेज इसके अक्रॉस का V1 है, इसके अक्रॉस का V2 है, इसके अक्रॉस का V3 है। ठीक है, तो C1 इज इक्वल टू Q अपॉन V1, देयरफॉर V इज इक्वल टू Q अपॉन C1, P1 इज इक्वल टू, उसी तरह से V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, उसी तरह से V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। टोटल वोल्टेज जो है वो तीनों में बटा है। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज, हाँ अभी मुझे क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है कि मैं तीनों से जगह ज़्यादा वेस्ट ना करूँ। ठीक है, इन तीनों का मैं लगा देता हूँ जिसको बोलता हूँ मैं सीरीज इक्विवेलेंट, मतलब ये जो तीनों मिलके मुझे जो काम करके दे रहे हैं उतना ही काम मुझे ये अकेला करके देगा, तो इसको बोलते हैं सीरीज इक्विवेलेंस ऑफ दिस सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, इन तीनों को हटाओ, अकेले को लगाओ, काम कर पाएगा, अच्छे से काम करेगा इनके जैसा भी। ठीक है, तो जब हम ये वाला एक इक्विवेलेंट लगा देते हैं सर्किट में, तो वो ये V है, इसके अंदर चार्ज कितना है, पूरा का पूरा Q है अभी, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, Q अपॉन C, Q अपॉन C, V इज इक्वल टू, वैसे V1 इज इक्वल टू क्या, इसको बोलता हूँ CS, ये सर्किट के लिए V1 क्या, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, और V3 क्या, Q अपॉन C3। ठीक है, तो Q कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो मैं Q इससे कॉमन निकाल लेता हूँ, तीनों से बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अंदर रह जाएगा, ये बाहर आया हुआ Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये वाला मिल जाएगा। सीरीज में क्या होता है, आराम से निकाल सकते थे हम रेजिस्टेंस, पैरेलल में दिक्कत होती है, वैसे यहाँ पे जब कैपेसिटेंस सारे सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, हमको मालूम है अगर सिर्फ दो ही है तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 कर देते हैं, और ये निकालना भी अच्छा हो जाता है, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू, ये करो क्रॉस C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, तो CS क्या हो जाता था, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, लेकिन जैसे ही 3 आ जाते हैं इस तरह से, जैसे ही 3 आ जाते हैं तो करेगा। ठीक है, 4 आ गए तो 5 आ गए तो क्या करना, तो मैं 3 और 4 के लिए बताता हूँ, आगे आपको वैसे ही करना है। ठीक है, मान लो 3 आ गए, मान लो 3 आ गए, तो उनका कैसे करना, जितने भी कैपेसिटेंस है, जितने भी है, सारों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर लिख देना, C1 C2 C3। अभी क्या करना, टोटल कितने कैपेसिटर है, 3 है, नीचे 2-2 की पेयर बनाना। ठीक है, नीचे 2-2 की पेयर, पहले मैंने बनाई C1 और C2 की, बाद में मैंने बनाई C2 और C3 की, बाद में कौन बचा, C1 और C3, और ये पेयर को क्या कर दो, ऐड कर दो, बस खत्म। इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको आ जाएगा। 4 हुए तो वही करना है आपको, CS इज इक्वल टू, चारों को क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन। जब 3 थे तो 2-2 की पेयर करें, अभी 4 है तो 3-3 की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, पहले मैं करता हूँ C1 C2 C3 C2 C3 C4, ठीक है, C3 C4 C1, ठीक है, बस इतना ही हो गया। यहाँ पे अपन ने 4 को छोड़ दिया, यहाँ पे 1 को छोड़ दिया, यहाँ पे 2 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ा, 1 को छोड़ा, 2 को छोड़ा, अभी 3 को छोड़ते हैं। ठीक है, C1 C2 C4, बस इस तरह से आपको क्या आ जाएगा, पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का आ जाएगा। 1 अपॉन वगैरह लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पे 4 को छोड़ा था, यहाँ पे 1 को, यहाँ पे 2 को, यहाँ पे 3 को छोड़ा है, सही बात। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटर इन सीरीज का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें मालूम है सीरीज में करंट सेम मतलब चार्ज सेम, पोटेंशियल अलग अलग। इसका उल्टा किसके साथ होगा, इसका उल्टा होगा पैरेलल में। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर पैरेलल देखते हैं। चलिए,
चलो दोस्तों, अभी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। ठीक है, इसका है C1, इसका है C2, इसका है C3। बैटरी से कनेक्ट कर दो, कर दिया कनेक्ट। V प्लस माइनस, ये इधर सारे प्लस प्लस है कैपेसिटर के, इधर है माइनस माइनस। अभी हमको मालूम है हमको पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में तीनों के अक्रॉस का पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन करंट जब यहाँ से ऐसा जाएगा, मतलब चार्ज जब ऐसा जाएगा, तो ये चार्ज यहाँ पे बाद में क्या जाएगा, जैसे करंट डिवाइड होना, करंट डिवाइड हो जाता है नोड आने पे, तो नोड आने पे करंट डिवाइड होगा, मतलब चार्ज डिवाइड होगा। कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर। ऊपर C1 में से जो चार्ज गया वो Q1, C2 में से जो गया Q2, और C3 में से जो गया उसको बोल देता हूँ Q3। ठीक है, अभी यहाँ पे डिफरेंट क्या क्या है, अभी डिफरेंट है यहाँ पे चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या है आपका, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, हमको मालूम है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इज इक्वल टू CV, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। अभी सिर्फ V क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है पैरेलल में, तो वोल्टेज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो हर एक के अंदर का चार्ज अलग अलग होगा पैरेलल में। तो Q1 को मैं क्या लिखूंगा, C1V, वैसे Q2 को C2V, C3V। ठीक है, ये अभी मैं क्या करता हूँ, ये सर्किट को हटा के मेरा एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट क्या, इन सब को हटाओ, एक ही कैपेसिटर लगाओ जिसको बोलेंगे पैरेलल इक्विवेलेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं पैरेलल इक्विवेलेंट, प्लस माइनस बैटरी लगा दो। ठीक है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हटा दो, अकेला लो। ठीक है, वोल्टेज वही, तो अकेला कितना है CP, ये अकेला जितना काम करेगा उतना ही ये तीनों मिलके कर लेंगे। तो अकेला कैपेसिटर CP, उसके अक्रॉस का वोल्टेज भी V, और इनके अक्रॉस का भी V। ठीक है, इस तरह से। तो CP इंटू V, यहां से मैं क्या करता हूं, V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3, V भी दोनों साइड का कट, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया एडिशन, सिंपल पैरेलल, एकदम बहुत सिंपल है इसका। 4 होंगे तो प्लस C4, 5 होंगे तो प्लस C5, 6 ऐसे चलता रहेगा। तो पैरेलल में बहुत सिंपल हो जाता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज में और पैरेलल में हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था हमारा कैपेसिटर, यहाँ पे खत्म होता है। आगे भी देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वगैरह, लेकिन उम्मीद करता हूँ आज यहाँ तक है, समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।